हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, जब परमाणु यानी एटम्स आपस में जुड़कर या आपस में क्रिया करके रासायनिक यौगिक बनाते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक संयोजन। तो परमाणु का आपस में जुड़कर यौगिक बनाने की जो ये प्रक्रिया है यानी रासायनिक संयोजन की जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कुछ नियमों का पालन करती है, कुछ नियमों के अंतर्गत होती है। इन नियमों को हम कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए हमें 5 प्रकार के रासायनिक संयोजन के 5 प्रकार के नियमों का हमने यहाँ पे अध्ययन करना है, जिसमें से 2 नियमों की स्टडी आज हम करने वाले हैं। जिसमें से पहले हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट लॉ हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और सेकंड लॉ की हम स्टडी करेंगे स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। तो आइए हम सबसे पहले हम स्टडी करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नियम है, ये नियम 1774 में एंटोनी लेवाइजियर ने इसे दिया था। एंटोनी लेवाइजियर ने इसे दिया था। आप जानते होंगे जो लेवाइजियर हैं, इन्हें रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो एंटोनी लेवाइजियर ने क्या बताया? एंटोनी लेवाइजियर ने बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है, उत्पाद की जो कुल मात्रा होती है वो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल मात्रा में जो उत्पाद बनता है, उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। या फिर इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, ठीक है, जब भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन के दौरान, ठीक है, बनने वाले कुल उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वह हमेशा उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है? द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, 2 अभिकारक हैं। एक अभिकारक है ए, ठीक है, और दूसरा अभिकारक हमारा है बी। और ए और बी अभिकारक आपस में अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ए बी बनाते हैं। ठीक है, ए और बी क्या है? हमारे अभिकारक हैं। ए और बी हमारे अभिकारक हैं और एक क्रिया करके क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद क्या है? हमारा ए बी है। ठीक है, देखिए जब हमने अभिक्रिया कराई तो जो अभिकारक ए है, अभिकारक ए की हमारे पास कितनी मात्रा है? अभिकारक ए का द्रव्यमान कितना है? डब्लू ए है। ठीक है, मान लीजिए अभिकारक ए का द्रव्यमान कितना लिया हमने? डब्लू ए। और अभिकारक बी का द्रव्यमान हमने कितना लिया? डब्लू बी। जब ए और बी ने आपस में क्रिया की, ए और बी के बीच में रिएक्शन हुई तो क्या बना? ए बी बना। और कितना ए बी बना? कुल कितना ए बी बना? डब्लू ए बी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अभिकारक ए और अभिकारक बी आपस में क्रिया कर रहे हैं। अभिकारक ए की मात्रा डब्लू ए है और अभिकारक बी की मात्रा डब्लू बी है, और इन दोनों ने आपस में क्रिया की, रिएक्शन इनके बीच में हुई, और जो उत्पाद बना हमारा ए बी, उसका द्रव्यमान कितना है? डब्लू ए बी। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर ये जो रिएक्शन है, अगर ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है तो क्या होगा? जो अभिकारक का द्रव्यमान है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना है? ए का द्रव्यमान डब्लू ए प्लस बी का द्रव्यमान डब्लू बी, अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है डब्लू ए प्लस डब्लू बी, किसके बराबर होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके बराबर होने चाहिए? उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होने चाहिए। उत्पाद का कुल द्रव्यमान कितना है? डब्लू ए बी है। ठीक हो गया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? संरक्षण नाम से ही लग रहा है, संरक्षण का मतलब सुरक्षित रहना, मतलब मास में कोई चेंज नहीं आना, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आना। जितनी मात्रा में जितना द्रव्यमान आपके अभिकारक का है, जब ये आपस में क्रिया करेंगे, केमिकल रिएक्शन इनके बीच में होगी, जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद का द्रव्यमान भी अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर ही होगा। उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर ही हमेशा होता है। ऐसा क्यों हुआ? दोनों की मात्रा बराबर क्यों? अभिकारक की का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर क्यों हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि जो ये केमिकल रिएक्शन है इस दौरान जो पदार्थ हैं, जो ये अभिकारक पदार्थ हैं, जो उत्पाद पदार्थ हैं, इनकी मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ, इनके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी द्रव्य की मात्रा बढ़ी भी नहीं, द्रव्य की मात्रा घटी भी नहीं। या हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है। हम जो मैटर है, मैटर को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि वाटर H2O किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो जो H2O है, अगर हम इसके मास की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, तो H2O का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। अगर 2 H2 हैं तो कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। तो टोटल कितना हो गया वाटर के लिए? 18 हो गया। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18 हो गया। अगर इधर हम देखते हैं, हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन का एक एटम H2 बनाने में भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक मास 1 होता है, तो H2 के लिए कितना हो गया? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 होता है, लेकिन H2 के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16। तो टोटल कितना हो गया? जो आपका अभिकारक है, ये रिएक्टेंट से है, अभिकारक का टोटल मास कितना हो गया? 18। अब जो अभिकारक आपस में रिएक्शन करके H2O बना रहे हैं, इसका मास भी कितना है? 18। तो इस रिएक्शन से प्रूफ हो जाता है कि वास्तव में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, उनमें द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, यानी वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं, अभिकारक की कुल मात्रा हमेशा बनने वाले उत्पाद की कुल मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, हालांकि ये 1774 की बात है। ठीक है, आज के समय में तो हमें पता है, क्योंकि आइंस्टीन का इक्वेशन आप जानते हैं, =mc²। आज हमें पता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा के रूप में चले जाए, द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा के रूप में चले जाए। तो अगर द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा के रूप में चले गया, तो फिर बनने वाले उत्पाद की मात्रा अभिकारक की मात्रा की अपेक्षा क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो जाएगा। लेकिन वो आज की बात है। लेकिन जब 1774 में एंटोनी लेवाइजर ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दिया था, तो उस समय ये क्या था? बिल्कुल परफेक्ट था। और कुछ रिएक्शनों के लिए, कुछ ही रिएक्शनों के लिए ये फेल होता है, जहाँ पर आपका जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है। बाकी जिन रिएक्शनों में ऐसा नहीं होता है, जो मास एनर्जी के फॉर्म में नहीं निकलता है, तो उन रिएक्शनों के लिए आज भी हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को मानते हैं। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, जब भी कोई फिजिकल या फिर केमिकल चेंज होता है, तो उस दौरान जो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट है वह हमेशा किसके बराबर होता है? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स के बराबर होता है। जो उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान है वो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद रासायनिक संयोजन का एक और नियम की हम स्टडी करने वाले हैं। दूसरा जो लॉ है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और समझने में इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, रासायनिक संयोजन का, वैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि जो आपके रासायनिक संयोजन के टोटल 5 लॉ हैं, उस 5 में से आज की क्लास में आप 2 लॉस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लॉ आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो आप पढ़ चुके हैं, और दूसरा जो लॉ है वो है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम क्या, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। ठीक है, हमारे पास है वाटर, एक केमिकल कंपाउंड, एक रासायनिक यौगिक है वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। देखिए, इस H2O को हम ध्यान से देखते हैं। अगर इस H2O में हम ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का क्या है? एक मॉलिक्यूल है। वाटर के एक मॉलिक्यूल में अगर हम एटम्स की बात करते हैं,
ठीक है, फिर मास की ओर भी हम चलेंगे धीरे धीरे। पहले एटम्स की बात करते हैं। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1 एटम है। अगर हम रेशियो की बात करते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर एटम के अकॉर्डिंग अनुपात कितना है? 2:1 है। 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। ठीक है, एटम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। अब हम क्या करते हैं, जो वाटर है वो विभिन्न सोर्स से लेते हैं, विभिन्न स्रोतों से पानी लेते हैं। एक तो ले लेते हैं हम टैप वाटर, नल से पानी ले लेते हैं, टैप वाटर ले लिया हमने। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी ले लेते हैं। और तीसरा हम ले लेते हैं सी वाटर। ठीक है, और चौथा ले लेते हैं हम रेन वाटर, वर्षा का पानी ले लेते हैं। ठीक है, 4 सैंपल हमने ले लिए। टैप वाटर ले लिया, तालाब का पानी ले लिया, समुद्र का पानी ले लिया और वर्षा का पानी ले लिया। तो जैसे हम टैप वाटर के एक मॉलिक्यूल की तरफ जाते रहे, टैप वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। पॉन्ड वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। सी वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। रेन वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। तो अगर एटम के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा एटम के अकॉर्डिंग? 2:1। यहाँ भी कितना होगा? 2:1। यहाँ भी होगा 2:1। यहाँ भी होगा 2:1। तो कहने का मतलब है कि आप जो रासायनिक यौगिक, जैसे यहाँ पे वाटर है, जैसे यहाँ पे पानी है, तो रासायनिक यौगिक जैसे जल हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया था। अगर आप किसी भी रासायनिक यौगिक को अगर आप अलग अलग स्रोत से भी लेते हैं, जैसे ये 4 स्रोत हैं, ऐसे ही आप अलग अलग स्रोत से अगर किसी रासायनिक यौगिक को लेते हैं तो उस रासायनिक यौगिक को बनाने वाले जो एटम्स हैं, जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, वो एक निश्चित अनुपात में हमेशा विद्यमान रहते हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1, नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कहीं से भी आप पानी ले लो, हमेशा कितना हो रहा है अनुपात? ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो रहा है? 2:1 हो रहा है। अगर हम मास के अकॉर्डिंग भी ले लें तो भी एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि जब आप स्थिर अनुपात के नियम की डिफिनीशन लिखते हैं तो अक्सर मास के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो मास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, H2 के लिए कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात मास के अकॉर्डिंग कितना होगा? 2:16। द्रव्यमान के अनुसार कितना होगा? 2:16। या फिर इसे और सिंपल कर लेते हैं, 1:8। कितना होगा? 1:8। अब आप किसी भी स्रोत से पानी को ले लीजिए, सब जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात मास के अकॉर्डिंग कितना होगा? 1:8, 1:8 और 1:8 होगा। ठीक है, यानी जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ये हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसीलिए कहते हैं इसे स्थिर अनुपात का नियम। आप यौगिक को किसी भी स्रोत से ले लो, आप पानी को नदी से ले लो, नाले से ले लो, टैप वाटर ले लो, पॉन्ड वाटर ले लो, समुद्र से ले लो, कहीं से भी ले लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कितना होगा? 1:8 ही रहेगा। ठीक है, ये है आपका स्थिर अनुपात का नियम। यही क्या, कोई भी यौगिक ले लीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, सेम रहेगा। आप नमक ले लीजिए, इनिशियल अनुपात सेम रहेगा। किसी भी यौगिक को आप ले लीजिए, हमेशा उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। लेकिन ये जो स्थिर अनुपात का नियम था, ये नियम दिया गया था प्रॉस्ट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था इसे 1799 में। प्रॉस्ट नाम के वैज्ञानिक ने इसे दिया था 1799 में। लेकिन सन 1913 में, 1913 में, सन 1913 में सोडी नामक वैज्ञानिक ने समस्थानिक की खोज की थी। समस्थानिक आपने पढ़े हैं, समस्थानिक की खोज कर दी थी। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक है, C12 है, C13 है और C14 है। अगर हमारे पास एक यौगिक है CO2, यौगिक क्या है? CO2। तो CO2 द्रव्यमान के अकॉर्डिंग कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? कार्बन का कितना होगा? 12। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना है? 16। यहाँ O2 है तो कितना हो जाएगा? 32। लेकिन अगर हम CO2 एक ऐसे स्रोत से लेते हैं जहाँ पर कार्बन का कौन सा समस्थानिक C13 है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? कार्बन के लिए 13 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 32। अगर हम ऐसे स्रोत से CO2 ले लेते हैं जहाँ पे कार्बन का कौन सा समस्थानिक है? C14 है, तो क्या हो जाएगा? 14 कार्बन के लिए 14, ऑक्सीजन का 32। तो प्रॉब्लम ये है। ठीक है, जब 1913 में समस्थानिक की खोज हुई थी तो उसके बाद स्थिर अनुपात का जो नियम था वो फेल हो गया। ठीक है, लेकिन 1799 में, 1799 में तब समस्थानिक की खोज नहीं हुई थी, तब के लिए ये नियम बेस्ट था, परफेक्ट था। ठीक है, तो जब सोडी ने 1913 में समस्थानिक की खोज की तो समस्थानिक की खोज होने के बाद फिर ये नियम थोड़ा सा
फेल होता हुआ दिखाई दिया। तो 2 नियम के आज आपने स्टडी के, भी 3 नियम आपके बाकी हैं। एक बार फिर से लास्ट टाइम फिर से देखते हैं। पहला नियम क्या है रासायनिक संयोजन का। रासायनिक संयोजन का पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उत्पाद बनता है, उत्पाद की कुल मात्रा हमेशा उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल मात्रा के बराबर होती है, यानी टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है। दूसरा लॉ जो है वह है स्थिर अनुपात का नियम, कि आप रासायनिक यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो तो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग उसमें हमेशा विभिन्न तत्वों का जो अनुपात है वह हमेशा स्थिर रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। इसे प्राउस्ट ने 1799 में दिया था। ठीक है। तो नेक्स्ट नियम जो आपके 3 नियम अभी बैलेंस हैं उसकी स्टडी हम अब अगले लेक्चर वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।